हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आईएएस पॉइंट की यूट्यूब चैनल में। मैं सोनाली। मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था, विज्ञान से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन थे जिसमें मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो आई होप आपने वो सब अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक होगा, हम उसमें पढ़ेंगे गणराज्य के बारे में, इसके साथ साथ पढ़ेंगे कुछ धाराएँ। ठीक है, धाराओं के बारे में पढ़ेंगे और अनुच्छेद के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इस रिलेटेड आपके सिर्फ 10 क्वेश्चन रहेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वह यह होगा कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन देखेंगे आप, तो ऑप्शन नंबर आपका ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है आपका लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन नंबर डी है आपका मुख्यमंत्री। अगर आपको आंसर पता है तो आप ज़रूर बताइए। मैंने आपको हर रोज़ बोलती हूँ कि आपके कितने आंसर सही गए आप बताइए, तो आप बताया करो। ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, चलिए तो देखिए कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। मैंने आपको ये पढ़ाया था। ठीक है, अब देखो कि लोकसभा अध्यक्ष, तो जो लोकसभा सांसद में सदस्य होते हैं ना, उन्हीं में से 5 साल के लिए चुना जाता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। अब देखो कि अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन कौन है, तो ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला। ठीक है, आप सब जानते होंगे ये कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, अब इन्हें संबोधन किसने किया, तो सभापति महोदय द्वारा करते हैं। ठीक है, किसे? लोकसभा को। अब देखो नियुक्तकर्ता, तो लोकसभा के सांसद मतलब कि जो लोकसभा के सभा में जो जितने भी लोग होते हैं उनके द्वारा यह सिलेक्ट किए जाते हैं। आगे देखेंगे हम कि इनका अवधिकाल कितना होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। ठीक है, आगे देखो कि अब ये भी चीज़ देख लिए कि आपकी लोकसभा का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था 11 मई 1952 में। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी। लोकसभा का जब चैप्टर चलता है तो मैं आपको बता, लोकसभा राज्यसभा इनसे आपके संविधान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे रहते हैं। जितना पढ़ोगे उतना कम पड़ेगा, तो जो मेन चीज़ें मैं आपको वो बता देती हूँ। तो देखिए आगे चलेंगे कि इससे पहले क्या थे, ओम बिरला, तो यह थे लोकसभा उपाध्यक्ष थे। कौन थे? ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष के पहले लोकसभा उपाध्यक्ष थे। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या देखा है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो ओम बिरला है। ठीक है, अब लोकसभा अध्यक्ष कितने वर्षों के लिए रहता है, तो यह 5 वर्षों के लिए रहता है। ठीक है, इसका गठन कब किया गया, तो 11 मई 1952 में लोकसभा का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत गणतंत्र कब बना। अब आप सब तो जानते होंगे कि भारत गणतंत्र कब बना। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी आपका 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी आपका 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन नंबर डी आपका 15 अगस्त 1952। आप सभी को डेट तो याद होगी ही। ठीक है, पर आपने सोचा नहीं कि कैसे बना होगा, क्या हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए कि जो भारत गणतंत्र बना था, कब बना था, आप सभी को आंसर पता है कि वह 26 जनवरी 1950 को बना था। ये सब तो आप जानते हो। अब देखो कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है, तो गणतंत्र का मतलब यह होता है कि एक स्वतंत्र गणराज्य बनाने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए, इसके लिए एक स्वतंत्र गण राज्य बनाने के मतलब स्वतंत्र राज्य हो। ठीक है, इसके साथ साथ देश में जो कानून व्यवस्था अच्छे से हो। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, देखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। गणतंत्र को किसके साथ लागू किया गया था, तो लोकतांत्रिक के साथ, जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, सरकार प्रणाली, इसके साथ लागू किया गया था। ठीक है, आप आई होप आपको याद हो गया। एक बार मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ यह चीज़। तो देखिए कि एक स्वतंत्र गणराज्य बनाने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसके बाद क्या हुआ था कि 26 जनवरी 1950 को इसे लोकतांत्रिक सरकार
प्रणाली के साथ लागू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया था, मतलब कि मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया था। ठीक है, वर्ष पूछा गया है। तो देखिए कि अब पहले आप ये देखो कि मौलिक कर्तव्य का जो कार्य होता है, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। तो आप देखो कि जो मौलिक कर्तव्य होते हैं इसमें भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना। क्या क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, यह मौलिक कर्तव्य, और उसकी देश की रक्षा करना, क्या देश की रक्षा करना। इसके साथ साथ के आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, मतलब कि ज़रूरत आने पर देश की सेवा करना आएगा, एकता बनाए रखना, अखंडता मतलब उसको भंग नहीं करना है, बनाए रखना है अखंडता। इसके साथ साथ भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित किया गया था। कब सम्मिलित किया गया था? 1976 में। अब मौलिक कर्तव्य का कार्य क्या है कि संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखना। छोटी सी परिभाषा है मौलिक अधिकार की कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। सिंपल सी चीज है, ठीक है। मतलब कि संप्रभुता, इसके बाद एकता और अखंडता, ठीक है। ये तो आपको याद रह ही जाएगा, आपने बचपन से पढ़ा है। तो क्या है, मौलिक अधिकार का यह काम है कि वह एकता, अखंडता और एकता, संप्रभुता, अखंडता को बनाए रखे। इसके साथ साथ मौलिक कर्तव्य में कब सम्मिलित किया था? 1976 में सम्मिलित किया गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण करती है, ठीक है। अब मैं आपको देखो शॉर्ट में बताऊंगी कि जो विधानमंडल है ना, विधानमंडल में अनुसूचित जनजाति के लिए जो धारा है वो हैगी 330 और 332, मतलब 330 धारा और 332 धारा में यह बताया गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण है। कौन से धारा में हैगा? तो 330 व 332 में, ठीक है। इतने आप याद रख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं, ठीक है। अब उसके बाद पहले आप ये चीज़ देख लीजिए। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका 50%, ऑप्शन नंबर बी आपका 47%, ऑप्शन नंबर सी 33%, ऑप्शन नंबर डी आपका 37%, ठीक है। तो आप देखिए कि पहले देखो पंचायती राज क्या है। तो देखो कि भारत सरकार ने क्या कहा था, ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में एक असाधारण कदम उठाए हैं। मतलब कि जो गांव में महिलाएं रहती हैं ना, उनके विकास के लिए कदम उठाए गए हैं, जिसमें क्या है कि पंचायत में महिलाओं की आरक्षित संख्या 33% से बढ़ाकर 50% से प्रस्ताव में मंजूरी दी है। मतलब पहले कितनी थी? पहले 33% थी, मगर अब कितनी है? 50% करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जिसमें क्या है, जिसमें सरकार को संविधान अनुच्छेद 243 में संशोधन किया गया है। अब जो महिलाओं को पंचायत में दिया गया है, इसका किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो 243 अनुच्छेद में, ठीक है। किसका वर्णन किया गया है? पंचायती राज प्रणाली महिलाओं को आरक्षण में, ठीक है। ठीक है, पहले था ये सब। 2018 के बाद क्या कर दिया गया था? इसे 50% बढ़ा दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है, ठीक है। मंत्रिमंडल जवाबदेह होता है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका संसद को, ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा को, ऑप्शन नंबर सी है आपका जनता को, और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति को। अब आप देखिए कि जो भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदारी, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाएगा। इसे अब तो आप जानते हो कि, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या हुआ कि अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिसमें सामूहिक रूप से लोकसभा की जवाबदारी होगी, ठीक है। अब राष्ट्रपति सभी के बारे में तो नहीं सोच सकता, मतलब आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास बहुत सारे काम होते हैं। तो सिर्फ वह क्या करता है कि प्रधानमंत्री, भारतीय संविधान, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो आप जानते हो, प्रधानमंत्री को कौन राष्ट्रपति नियुक्त करता है। मगर जो अन्य होते हैं ना मंत्रिमंडल, इसे लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं ना, वो लोकसभा ही जवाबदार होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? इट्स अ सिंपल क्वेश्चन है। देखो तो देखेंगे कि हम ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी आपका मुख्यमंत्री। तो देखिए अगर आपको आंसर पता है तो आप ज़रूर बताइए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में पूछा गया है, तो संविधान का जो अनुच्छेद 217, कौन सा अनुच्छेद? 217 अनुच्छेद, ठीक है। उसमें क्या बताया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो उपबंध करता है, इसके अनुसार किसी उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत व राज्यपाल, मतलब कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा भारत के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह करने के बाद की जाएगी, मतलब कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति किसके साथ बैठ के करता है? तो राज्यपाल और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं उनकी सलाह के बाद की जाएगी, ठीक है। किसकी नियुक्ति? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 217 में बताया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है, भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है, मतलब कि किस राज्य की सदस्यता है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका अनिवार्य, ऑप्शन नंबर बी है आपका ऐच्छिक, ऑप्शन नंबर सी है आपका स्थायी, ऑप्शन नंबर डी है आपका पसंद, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो गणतंत्र सरकार है, देखिए गणतंत्र सरकार, अब ये गणतंत्र सरकार क्या है? तो गणतंत्र सरकार का एक रूप यह है जिसमें देश को एक सार्वजनिक मामला माना जाता है। कौन सा सार्वजनिक मामला? मैंने आपको अभी बताया था गणतंत्र के बारे में, अगर आपने ध्यान सुना होगा तो शुरू में क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, जिससे मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्र गणराज्य बनाने और देश के कानून का एक राज्य स्थापित करने के लिए गणतंत्र बनाया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, जिसमें राज्य को अनिवार्य सदस्यता है, मतलब राज्यों को अनिवार्य सदस्यता दी गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? राज्य का घटक नहीं है। जब मैंने आपको राज्य बताया था, राज्य के बारे में आपको डिटेल बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से घटक है। तो देखो सत्ता के बारे में बताया गया था क्या मैंने? चलो पहले देखो कि सत्ता के बारे में बताया था, नहीं सत्ता के बारे में तो नहीं देखा था। जनता तो राज्य का घटक है ही सही, भूभाग भी राज्य का घटक है और शासन भी है, सत्ता नहीं है, ठीक है। मतलब कि जो हमारे संविधान में सत्ता का कोई गठन नहीं है कि सत्ता राज्य का घटक है, क्योंकि सत्ता सिर्फ जनता, भूभाग और शासन का घटक है, ठीक है। तो आपको देखना है क्या इस क्वेश्चन को, देखो कि राज्य का घटक कौन कौन से है, तो ये तीनों क्या है? राज्य के घटक है, जनता, भूभाग और शासन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है, ठीक है। अब अपने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर है आपका धर्म विरोधी राष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है आपका धर्म विराहत राष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है आपका आर्थिक राष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी आपका धार्मिक राष्ट्र, ठीक है। तो देखिए अब धर्मनिरपेक्ष के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगी कि यह इसका अर्थ क्या होता है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य राजनीति या किसी और धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे, मतलब कि धर्म को बीच में नहीं लाया जाए। धर्म के खिलाफ जैसे लड़ते हैं ना लोग, हिंदू मुस्लिम हुआ या कुछ भी जाति वाति के लोग लड़ते हैं, तो धर्मनिरपेक्षता का एक ही अर्थ हैगा कि राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव ना करे, मतलब कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, ठीक है। इसके साथ साथ क्या कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी के धर्म का विरोध करना नहीं है, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट दी गई है। धर्मनिरपेक्षता हमको ये मतलब इसका स्पष्ट अगर छोटे भाषा में किया जाए आपको तो सिर्फ इतना ही है कि किसी के भी धर्म से कोई भेदभाव ना हो और सभी को अपने अपने धर्म मानने की परमिशन और आज़ादी है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तो उसमें क्या होगा कि अब धर्म विरोधी तो है ही नहीं,
ठीक है। धर्म विरहित मतलब कि सभी को अपने अपने धर्म पूजने का अधिकार है। अधार्मिक राष्ट्र नहीं, अधार्मिक राष्ट्र बोला ही नहीं, ये धार्मिक राष्ट्र का भी मना किया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा कि धर्म विरहित राष्ट्र है, मतलब कि सभी को अपने अपने धर्म को मानने की छूट, आज़ादी है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है कि धर्म विरहित राष्ट्र। चलिए, आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, और पिछली क्लास में अगर आपकी कोई भी क्लास छूट गई हो तो आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि मेरे सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। सिर्फ वही चीज़ पढ़ाती हूँ, इसके अलावा और कुछ आलतू फालतू चीज़ नहीं पढ़ाती हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू।